Hello everyone, welcome back to FIM Adventures again. एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट नंबर आई गेस 11. ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने लास्ट 3 पार्ट्स में हम लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा था और बोर मॉडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट करवा दिए थे आप लोगों को. नंबर ऑफ फोटॉन्स से रिलेटेड सब कुछ बता दिया था. अब हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रॉगली की तरफ. एक्चुअली जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में धीरे धीरे एटम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर थियोरीज आ रही थी, जो सबसे पहले जैसे हमारी थॉमसन वाली थियोरी आई थी जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. ठीक है, उसके डिस्कार्ड होने के बाद फिर रदरफोर्ड्स मॉडल आया था जिसमें रदरफोर्ड ने ये बताया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी जिसमें रदरफोर्ड ने ये बताया था कि भाई बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. उन्होंने किसी स्टेशनरी ऑर्बिट की कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं की थी. फिर नील बोर आए थे. नील बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे और नील बोर ने बताए थे कि भाई मल्टीपल ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत सारे इन्फिनिटी तक ऑर्बिट्स हो सकते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वहाँ पर ऑर्बिट्स में कुछ एनर्जी होती है और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ती है. तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो उस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा. और जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो फिर एनर्जी इमिट करता है, उसे डी एक्साइटेशन कहते हैं. तो हमने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बोर मॉडल में देखी थी. ठीक है, फिर उन्होंने ये भी बताया था कि ऑर्बिट कहाँ एग्जिस्ट करेगा. तो उन्होंने कहा था कि भाई जहाँ पर भी हमारा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का या ऑर्बिट का MVR जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के. ठीक है, वहाँ पर ऑर्बिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा. तो इस तरीके से बोर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी. फिर नील बोर के इस कॉन्सेप्ट के बाद फिर डी ब्रॉगली आए. ठीक है, एक्चुअली डी ब्रॉगली ने क्या किया, डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स के बारे में बात की. डी ब्रॉगली ने ये बताया कि भाई कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास है, ठीक है, वो भी वेव कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है. वेव कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है का मतलब वो भी वेव लेंथ शो कर सकता है या वो वेव बना करके चल सकता है. मतलब हर पार्टिकल मैं कह रही हूँ, हर पार्टिकल वेव मोशन कर सकता है. ऐसी बात उन्होंने बताई थी कि उन्होंने डी ब्रॉगली ने एक्चुअली डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात कही थी. डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि कोई भी पार्टिकल जो है जिसके पास मास है उसके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक यानी वेवलेंथ भी हो सकती है. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि हर मैटर जो है वो वेव भी बनाता है. तो किसी भी मैटर के द्वारा बनाई गई वेव को वो मैटर वेव कहते थे. किसी भी मैटर के द्वारा जो वेव बनाई जाती है उसे उन्होंने मैटर वेव कहा था. और फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैटर वेव की वेवलेंथ निकाली थी. ठीक है, और वो जो मैटर के द्वारा बनाई गई वेव होती है उसे हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. तो चलिए देखते हैं डी ब्रॉगली वेव्स क्या है या डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या है. तो आगे चलते हैं. बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं होना चाहिए था हेडिंग, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस होना चाहिए था हेडिंग. चलिए कोई बात नहीं, होते रहती है चीज़ें. ठीक है, तो सुंदर सी हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. ठीक है, दिस शुड बी द हेडिंग, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. तो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई डी ब्रॉगली ने क्या किया, तो हैशटैग पॉइंट नंबर 1 लिख देती हूँ यहाँ पे. डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया, डी ब्रॉगली प्रपोज्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर. इन्होंने डुअल नेचर दिया किसका, मैटर का. ठीक है ना, और इन्होंने ये कहा कि भाई जो हमारा क्या बोलते हैं मैटर होता है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर सकता है. तो हैशटैग पॉइंट नंबर 2 लिख देती हूँ मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एनी मैटर कैन ऑल्सो पजेस, वो पजेस कर सकता है वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक, वो वेव कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है and can also do wave motion, और वो वेव मोशन भी कर सकता है यानी वो वेव की तरह भी ट्रैवल कर सकता है कोई भी पार्टिकल. ठीक है, तो इस तरीके से डी ब्रॉगली ने ये बात कही थी.
तो इस तरीके से डी ब्रॉगली ने बात कही थी। अब भाई वेवलेंथ पोजेस कर रहा है, वेव मोशन है, ठीक है, तो वेवलेंथ पोजेस कर रहा है, वेव मोशन है, तो कितना होगा उसका वेवलेंथ, कैसे कैसे निकालेंगे हम भाई? कोई भी अगर पार्टिकल है मान लो, तो उसके पास वेवलेंथ है, तो कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? या पहले तो ये बात लोगों को हजम ही नहीं हो रही थी कि भाई कोई भी अगर पार्टिकल है तो वो किस तरीके से वेव कैसे पोजेस करेगा, कैसे उसके पास वेव होगी? आप कोई पत्थर है, पत्थर को ऐसे फेंको तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, पत्थर को जब हम फेंकते हैं, पत्थर को जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो सीधा जाता है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब वो सीधा जाता है, ठीक है। वो अभी कभी ऐसे 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 वेव बना के जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोगों को पचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि भाई कोई भी नॉर्मल सा एक पार्टिकल या कोई भी नॉर्मल सा कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो वो वेव मोशन कैसे पोजेस करेगा, हमें तो दिख नहीं रही है विजिबली कोई वेव। तो फिर डी ब्रॉगली ने क्या किया, डी ब्रॉगली ने इसको प्रूव किया, ठीक है। एक्चुअली डी ब्रॉगली ने जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी जो वेव की वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को पार्टिकल के मास के साथ पार्टिकल की वेवलेंथ का रिलेशन निकाला, ठीक है। और जब पार्टिकल के मास के साथ पार्टिकल की वेवलेंथ का रिलेशन निकाला तो इससे ये समझ में आया कि पार्टिकल के अंदर प्रोमिनेंट वेव मोशन आपको तभी दिखेगा जब पार्टिकल का मास बहुत छोटा हो। क्या कह रही हूँ मैं? पार्टिकल के अंदर आपको प्रोमिनेंट वेव मोशन तभी दिखेगा जब पार्टिकल का मास बहुत छोटा हो, ठीक है। तभी आपको उसकी वेवलेंथ दिखाई पड़ेगी, तभी आपको उसकी वेवलेंथ विजिबली तभी आपको उसकी वेवलेंथ आप उसको मेजर कर पाओगे। अदरवाइज वेवलेंथ बहुत ही छोटी होने वाली है, आप उसको, आपके लिए वो कोई मतलब की नहीं रहने वाली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मास का रिलेशन निकाला। तो देखते हैं ज़रा इन्होंने कैसे निकाला। इन्होंने उसके लिए जो आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी, एनर्जी और मास, ठीक है, आपको याद होगा आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी जिस पे उन्होंने एनर्जी और मास के बीच रिलेशन निकाला था। और हमारे पास एक और रिलेशन है जिसमें एनर्जी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन है। तो एनर्जी और वेवलेंथ की जो रिलेशन है और एनर्जी और मास की जो रिलेशन है, इससे इन्होंने एक्चुअली मास और वेवलेंथ की रिलेशन निकाली, ठीक है। तो देखते हैं, हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो इन्होंने क्या किया, लेट अ पार्टिकल, एक पार्टिकल ले लेते हैं हम ऑफ मास m, ठीक है, मास m, ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ लाइट c। एक कोई मास है जो कि मास m है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो स्पीड ऑफ लाइट c से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। देन मैं क्या कहूँगी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, जो हमारे सर आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से जो एनर्जी हो जाती है, एनर्जी क्या होता है, mc² हो जाता है, सबको पता है भाई। ये बहुत ही फेमस सी इक्वेशन है, मास और एनर्जी के बीच जो रिलेशन दिया था सर आइंस्टाइन ने। तो एनर्जी इक्वल टू mc² हो जाता है। अब यही एनर्जी एक्चुअली, अगर मैं फोटोन के बारे में बात करूँ, अगर मैं फोटोन को एक पार्टिकल ले लूँ, ठीक है, तो फोटोन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो फोटोन की एनर्जी के लिए भी एक इक्वेशन है, फोटोन की एनर्जी की इक्वेशन है, उसको भी मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई फॉर अ फोटोन, किसी फोटोन के लिए अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी क्या हो सकती है, hc/λ हो सकती है। तो अगर मैं मेरा फोटोन को ही बोलूँ कि भाई फोटोन ही एक पार्टिकल है, क्योंकि फोटोन यानी क्या है, एनर्जी का पैकेट है जिसका मास m है, ठीक है। अगर मैं उसी की बात कर दूं और अगर मैं इसको इक्वेशन 2 दे दूं तो वी कैन इक्वेट, हम इक्वेट कर सकते हैं, वो भी तो एनर्जी की इक्वेशन है और ये भी एनर्जी की इक्वेशन है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, mc² इक्वल टू hc/λ, c और c कैंसिल, तो h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h/m/c, ठीक है, lambda equal to h/m/c. So here what is lambda? Lambda is what? Wavelength of photon. Wavelength of photon. Photon is a particle here. Photon एक particle है,
मास किसका है, फोटॉन का, c किसका है, उसका स्पीड है किसका, फोटॉन का। तो मैं यहाँ पे लैम्डा क्या कह सकती हूँ, तो लैम्डा इज नथिंग बट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन एंड फोटॉन इज अ पार्टिकल हियर, सो वी कैन से दैट हियर वेवलेंथ क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ है वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल की वेवलेंथ को ही मैं कहती हूँ कौन सी वेवलेंथ भाई साहब, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, मैं इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहती हूँ, ठीक है ना। तो क्या मैम ये इक्वेशन को मैं सिर्फ फोटॉन जैसे पार्टिकल के लिए ही लगा सकती हूँ, नहीं, आप किसी भी इन जनरल पार्टिकल के लिए लगा सकते हो, पर वो जनरल पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा क्या, नहीं, वो तो किसी और वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो ठीक है, मैं किसी और वेलोसिटी को यहाँ पुट कर देती हूँ, तो मैं ऐसा कह देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 दे देती हूँ। तो भाई फॉर एनी अदर पार्टिकल, कोई दूसरे पार्टिकल की अगर बात हो रही है ट्रैवलिंग विथ सम वेलोसिटी v, ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी हो जाएगा वो, भाई c विल बी रिप्लेस्ड बाय v, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी और मोमेंटम को वेलोसिटी और क्या कहते हैं उसको, h को कांस्टेंट मान भी लूँ, ठीक है, मान लो वेलोसिटी और h को मैं कांस्टेंट बोल देती हूँ, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि भाई लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, कब, इफ v एंड h आर कॉन्स्टेंट्स, क्या है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किससे, मास से, यानी कि डी ब्रॉगली वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी आएगी अगर मास बहुत ही छोटा होगा तो, ठीक है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो मतलब डी ब्रॉगली वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटी आएगी अगर मास बड़ा होगा तो, सीधी सी बात है। यानी जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वो वाले पार्टिकल भाई एकदम एक्स्ट्रा स्मॉल माइक्रो वाले पार्टिकल, बहुत ही छोटे वाले पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, तो जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं उनका मास तो बहुत ही छोटा होने वाला है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना छोटा होता है, 10⁻³ kgs। तो इसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी ये काफ़ी प्रोमिनेंट होगी, इसकी वेवलेंथ काफ़ी प्रोमिनेंट होगी, ठीक है, यानी ये प्रॉपर वेव बना के चलेगा। इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो वेव बना के चलेगा, ध्यान दो मैं क्या कह रही हूँ, बहुत पते की बात कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो वेव बना के चलेगा। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चली पता कि बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन घूमता है, बोले रोटेट करता है, नहीं, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो वो ऐसे नहीं रोटेट करता है, वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, समझ पा रहे हो, वेव बना के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है भाई बहुत छोटा, तो वो वेव की तरह वो वेव मोशन करेगा, वो वेव बना के ट्रैवल करेगा किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। अच्छा कितनी वेव बनाएगा बताएंगे, वो भी बताएंगे कि कितनी वेव बनाएगा, ठीक है, देखते हैं, पहले इसको आगे ले चलते हैं। तो एम वी को मैं क्या बोलते हैं, मोमेंटम भी लिख सकती हूँ, लीनियर मोमेंटम भी लिख सकती हूँ, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज पी। तो लैम्डा इक्वल टू h/p भी होता है भाई, ठीक है, ये दिस इज नाउ अनदर इक्वेशन। पुरानी वाली मेरी इक्वेशन 3 थी, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 5 बोल देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन, h/mv या h/p व्हाटएवर। अब mv है मास वेलोसिटी, तो उसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको और कर सकते हो अब आगे। नाउ mv इक्वल टू, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, देखो ज़रा, काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे लिखना है तो mv को अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पहले एक काम करती हूँ यार, मैं पहले दोनों जगह ना मास से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो m² हो जाएगा, ठीक है, मास से मल्टीप्लाई कर लिया। क्या है, गड़बड़ हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यार, ऐसा लो, चलो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, mv² होती है, हाँ बिल्कुल होती है। 2 यहाँ ले आऊँ तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। दोनों साइड अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो, ट्वाइस mke इक्वल टू mv द होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो रूट ट्वाइस mke ऑफ mv, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको उठा के मैं पुट कर सकती हूँ किस में,
भाई इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में, तो मैं लिख देती हूँ भाई पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 4 में जैसे ही मैं पुट करूंगी एक और डी ब्रॉगली की इक्वेशन मिल जाएगी। ये मोमेंटम के टर्म्स में थी, वो मिलेगी किसके टर्म्स में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अगर क्वेश्चन में मोमेंटम दिया है मजे से ये लगा लो, काइनेटिक एनर्जी दिया है खुशी से ये लगा लो। अरे सही है, देखो इसको पुटो, उधर पुटो, क्या होगा देखते हैं। बहुत सारे पेजेस ले लेते हैं यार। हाँ, तो यहाँ चलते हैं। देयरफॉर डी ब्रॉगली क्या हो जाएगा? H/mv के जगह मैंने रख दिया ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर डायरेक्टली दी है तो बहुत ही खुशी की बात है। इक्वेशन में, क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दी है तो बहुत ही अच्छी बात है। जूल में होनी चाहिए वो भी, क्योंकि H यहाँ पे जूल में रहेगा, मास यहाँ पे kg में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, तो फिर उसके लिए अलग कहानी है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसके लिए अलग कहानी है। मैम क्या कहानी है? देखते हैं भाई क्या कहानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होती है चार्ज Q इंटू वी। वी क्या है? वेलोसिटी है। ये नहीं गधो, वेलोसिटी नहीं है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लिख दिया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ देयरफॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? H/√ऑफ ट्वाइस m के को मैं लिख सकती हूँ चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ मैं लगे तो लिख देती हूँ। यहाँ पे h क्या है? सबको पता है, हमारा प्यारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.63 वैल्यू है उसकी। मास किसका है भाई? चार्ज पार्टिकल, जो भी आप पार्टिकल ले रहे हो उसका मास है। इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसका है। Q क्या है? तो भाई चार्ज है पार्टिकल का। V क्या है? वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है, V है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। आहा, मेरे लिए है। ओहो, वेरी गुड, बहुत ही टेस्टी वाइट सॉस पास्ता। आई एम सो ब्लेस्ड। तो खाएंगे वाइट सॉस पास्ता भी, है ना। पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर तब तक तुम लोग ये कर लेना, मैं पास्ता खा लूँगी। चलो, कहाँ थी मैं? वी क्या है मेरे लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको करेंगे स्टार मार्क। पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे वी, है ना। अब मैम इसको थोड़ा, अब इलेक्ट्रॉन के लिए मोस्टली तो इलेक्ट्रॉन के लिए ही दिया होता है, तो मैम क्या हम हमेशा इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल करके इसको कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं। इन जनरल मैं इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एक कैलकुलेट करके दे देती हूँ एक फॉर्मूला, बाकी कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन, ये नाउ दिस इज, यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन के लिए कर रही हूँ। देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन एकदम सुनहरे अक्षरों में लिखना, ये इलेक्ट्रॉन की कहानी है। सिर्फ जो मास है वो हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जो चार्ज है वो हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ठीक है, H का वैल्यू तुम्हें पता ही है। इस सबको यहाँ रख दिया तो डी ब्रॉगली हो जाएगा H यानी कि वही 6.63 जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, -34 जूल सेकेंड अपॉन √ओवर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज पर कूलम में मत डालो यार, कूलम में मत डालो, कूलम वोल्ट हो जाएगा जूल। खैर उसको फिर वापस से 1.6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो भी है। और यहाँ पे रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस सब को मैं कैलकुलेट करके आपको एक डायरेक्ट वैल्यू दे देती हूँ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखूँ तो वो आ जाता है √150 बाई पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वेवलेंथ आती है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, 120 को ही मैं लिख सकती हूँ 12.3, अगर मैं उसको बाहर निकाल लूँ तो √ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंगस्ट्रॉम मीटर। नाउ ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली शॉर्टकट की तरह आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट की तरह आप यूज़ कर सकते हो, पर ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। ये फॉर्मूले किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए मत यूज़ कर लेना। अल्फ़ा के लिए यूज़ कर लिया, नहीं तो पता चला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए यूज़ कर लिया, नहीं मतलब प्रोटॉन वर्टॉन के लिए यूज़ कर लिया। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? लिखो लिखो, ऐसे 15-20 स्टार बना दो अलग अलग कलर से। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली निकालनी है, आप बिल्कुल सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करें, विद इन सेकेंड्स यू कैन गेट द आंसर। अच्छा मैम सीरियसली? फिर मैम अगर यही लगाना था तो आपने ये पिछले इतने लिस्ट क्यों बनवाई, ये क्यों दिया? अरे भाई ज़रूरी थोड़ी है, वो लोग मेरे रिश्तेदार थोड़ी हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन का देंगे। कभी अल्फ़ा का दे सकते हैं, प्रोटॉन का दे सकते हैं, न्यूट्रॉन का दे सकते हैं, तब ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। कभी काइनेटिक एनर्जी जूल में दे सकते हैं, तब ये लगाना पड़ेगा। कभी हो सकता है मोमेंटम दे दें, वेलोसिटी दे दें, तब ये लगाना पड़ेगा। तो है सब डी ब्रॉगली के फॉर्मूले, पर भांति भांति के फॉर्मूले फॉर भांति भांति की कंडीशंस। तो इस तरीके की कहानी है। अभी आप लोग इसको देखें, समझें, सॉल्व करें। मैं पास्ता खाती हूँ। तो अब मैम आपने बता तो दिया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हम इतने तरीक़ों से निकाल सकते हैं, मोमेंटम से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं, ये वो ब्ला ब्ला। बट अब इसको निकालेंगे कैसे? तो बिल्कुल निकाल लेंगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं बढ़िया वाले, ठीक है। देखो मेरे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कितने तरीके हैं, कितने फॉर्मूलेज हैं। पहला जो है मेरे पास दैट इज़ h/mv, h इक्वल टू मतलब वही h/mv मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा है मोमेंटम वाला h/p, mv को ही मैंने p लिख दिया है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी वाला, h इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं qv लिख सकती हूँ। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का है तो मैं इसको डी ब्रॉगली लैम्डा ही लिख दूंगी, विच इज़ h बाई ना, इट इज़ √150 बाई पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ही मैं लिख सकती हूँ 12.3 बाई √ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, इससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ मुझे मिलेगी एमस्ट्रॉन्ग मीटर में, ठीक है। बाकी तो सब मीटर में मिलेगी। तो ये इतने फॉर्मूलेज मेरे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करके मुझे क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलो बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, किसका निकालेंगे? ऑफ अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी ले लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घूम रहा है, 100 ग्राम का मास का बॉल है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करें, आंसर निकालें, जल्दी जल्दी बताएं आंसर। मैं यहाँ करती हूँ कैसे होने वाला है सॉल्यूशन। भाई मास दिया है, वेलोसिटी दी है, तो कॉमन सेंस लगेगा, ठीक है। h/mv वाला फॉर्मूला लगेगा, h इज़ 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल में है तो मास शुड बी इन kg। 100 ग्राम मतलब होता है 0.1 kg, और 100 मीटर पर सेकेंड तो ये तो बराबर ही दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, यानी 100 से 0.1 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। 10 ऊपर जाएगा तो आएगा 6.63 × 10⁻⁻34, ये जूल वूल सेकेंड वेकेंड सब कट जाएगा और बचेगा मीटर, ठीक है ना, मीटर। तो 34 नहीं, सॉरी इट शुड बी -35, क्योंकि नीचे का भी तो एक 10 ऊपर जाएगा। तो देखो 100 ग्राम की अगर बॉल है तो उसका वेवलेंथ कितना छोटा आया है, 10⁻⁻35 मीटर, यानी बहुत ही, इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। तो वही बात होगी ना, मास अगर बड़ा रहेगा तो वेवलेंथ क्या आएगा? वेवलेंथ आएगा काफ़ी छोटा। फिर और क्वेश्चन ले लेते हैं अब, ठीक है। एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, देखो लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द वेवलेंथ, कौन सा भाई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। wavelength of a particle with kinetic energy। लो भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 2 × 10⁸ जूल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है इसके पास 2 × 10⁸ जूल।
एंड मास भी है इसके पास, कितना है भाई, तो 0.1 kg मास है इसके पास, या ठीक है चलो थोड़ा और छोटा ले लेते हैं, 10⁻³ kg मास है ना। और काइनेटिक एनर्जी है, मास दिया हुआ है। और मुझे क्या निकालना है उसका, मुझे निकालना है भाई साहब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो चलो निकाल लेते हैं फटाफट से, बहुत ही सिंपल। काइनेटिक एनर्जी दी है, जूल में दी है, तो फिर जूल में दी है तो आई थिंक H/2m/k वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक है, तो देखो फटाफट से लगाते हैं यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू H 6.63 × 10⁻34 भाई साहब √2 m, m मतलब मास kg में चाहिए, 10⁻³ kg में है, और ये आ जाएगा 2 × 10⁸। ठीक है, देखे क्या आता है। सो यहाँ तो आ जाएगा 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 का रूट बाहर निकल गया 2। ठीक है, -3 और 8 कितना आ जाएगा, 3 और 8, 3 और 8, 3 और 8 कितना आएगा, बोलो बोलो, 5 आएगा ना। 5 का रूट बाहर निकालना है, पर 5 का रूट बाहर निकालना गलत होगा, तो एक काम करते हैं, √10 × 10⁴ लिख देते हैं। ठीक है, सो इसको तो उड़ा दूँ, 2 1 ज़ा 3.315 कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये आएगा 3.315 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय √10, 10⁴ बाहर निकलेगा, 10⁻2 आएगा, 5 नहीं आएगा रे, 2 आएगा। ठीक है, और √10 ले लोगे तो √10 यानी 9 का रूट होता है 3, तो 10 का रूट हो जाएगा कुछ 3 पॉइंट समथिंग, 3.11 ले लो। तो ये 1 से तो नहीं कटेगा, 1 से कुछ बड़े से कटेगा, तो 1.01 कुछ ले लो, 2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, 10 की पावर क्या आएगा, -2 और -36 कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। देखना ज़रा क्या आता है एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने तो ओरली कैलकुलेट किया है ऐसे। आप लोग थोड़ा बेटर करोगे, मैंने थोड़ा फास्ट किया है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करोगे। फिर भी 1 से थोड़ा बड़ा आएगा, 1.1, 1.01 भी नहीं कहूँगी, 1.1 के आसपास कुछ ले लेना, 1.1 के आसपास देख लेना क्या आता है, बताना, कमेंट करना। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले वाले पे, अगले एक बढ़िया क्वेश्चन पे, एक और है ना। देखो थोड़ा बोर मॉडल से खेलते हैं, अब थोड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, बोर मॉडल से रिलेट करते हैं उसको। ठीक है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो प्रेजेंट इन, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट कराएं भाई उसको, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, इसी क्वेश्चन के और बहुत एडवांस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। वैसे ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोचो मैंने यहाँ पे डी ब्रॉगली को बोर में मर्ज कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सुनो ज़रा, हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, फटाफट निकालो और कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं आंसर बताती हूँ। सो आई होप कर लिया होगा तुम लोगों ने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, तो ज़रा याद करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड ऑर्बिट, अब इनके हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन एटम है अगर मेरे पास, तो इनकी टोटल एनर्जी मुझे पता होती है, विच इज़ -13.6 एंड -3.4। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि भाई टोटल एनर्जी जो है वो -3.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ऑर्बिट की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी -3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी होती है भाई चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या है, 1e लेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कूलम में नहीं ले लेना, नहीं तो जूल में हो जाएगा वो, ठीक है, और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तुमको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा निकल आता है 3.4 वोल्ट। सही बात है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, मैं एक स्पेशल फॉर्मूला निकाल के दी थी तुम लोगों को।
डी ब्रॉगली फॉर इलेक्ट्रॉन वो कुछ आता है अंडर रूट ऑफ 150 बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आता है अंडर रूट ऑफ 150 बाई पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ 3.4। तो भाई खतरनाक, 3.4 को 150 से काटेंगे तो कुछ आएगा, अच्छा 3.4 है ना, 15 5 से कटेगा, पर ये कुछ 45 या 44 और कुछ आएगा, रूट ओवर 44 कुछ आ रहा है शायद, देख लेना 44 कुछ आ रहा है शायद ना। और 6 6 होता है 36, तो 6 का आ रहा है, तो 6.5 या 6.6 के आसपास आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। 6.6 के एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा इस क्वेश्चन में, हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, देख लेना 6.6 के आसपास आएगा, है ना। ये 44 कुछ से जाएगा, क्योंकि 3 होता तो 50 से जाता, 3.4 है, तो जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पा रही हूँ 44 के आसपास आएगा, तो 6.6 वगैरह ऐसा कुछ आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देख लो, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर मैं बोर को डी ब्रॉगली से यहाँ पे रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को और भी भारी किया जा सकता था, पता है कैसे? ऐसा भी किया जा सकता था भाई, किसी स्टेट पे है इलेक्ट्रॉन, किसी मान लो हाइड्रोजन है वहाँ पे, किसी स्टेट पे है, उसका डी ब्रॉगली ब्ला 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 है, वहाँ से कूद गया, ग्राउंड पे कूदा तो कुछ फोटोन इमिट किया, अब वो फोटोन जो इमिट किया वो हीलियम को पिला दिया, तो हीलियम का ट्रांजिशन क्या हो गया, याद आ रहा है तुम लोगों को? वो अपन वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, 1/λ को इक्वेट करके, मैंने कई क्वेश्चन सिखाए हैं इसमें तुमको, 1/n1² माइनस 1/n2² को इक्वेट करते थे हम, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन भी इधर किए जा सकते हैं, खैर और भी एडवांस किए जा सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल मेरे बच्चों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप अगर इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करिए FIM, यानी आप लोग हमें कांटेक्ट करिए, हमारी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे हमारे लाइव क्लासेस होते हैं, इसके और भी एडवांस क्वेश्चन मैं वहाँ पे करवाती हूँ। एक्चुअली देखो, हर तरह का पॉसिबल नहीं होता कि हम हर लेवल का क्वेश्चन यहाँ करा दें, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ करा दें, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ करा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वीडियो बनानी होती है और बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और भी होती है एक्चुअली इनके अलावा, इन क्वेश्चंस के अलावा और भी बहुत सारे डायमेंशन के क्वेश्चंस होते हैं जो करवाने होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्लीज़ जो स्क्रीन पे नंबर्स दिए होते हैं उस पर कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट करेंगे आप, हमारा मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, हमारे से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस में आ सकते हैं, और फिर वहाँ पे आपको और भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी ज़रूर, ठीक है। सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन अभी सडनली मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा आ गया, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर से वही, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज एक्सेलरेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रे भाई, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, लगा लो ना यार, कितना भी लगा लो, 7.5 वोल्ट, ठीक है ना। 7.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सेलरेशन मैंने उसको दिया है, और एंड इट इज़, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, इट इज़ इनिशियली एंड इनिशियली it has kinetic energy equal to 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओहो, मज़ा आ गया भाई। देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी दौड़ रहा था, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी दौड़ रहा था 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से, उसके पास ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, यानी उसके पास ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी उसके पास ऑलरेडी कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी, ठीक है। फिर मैंने उसको और एक्सेलरेट किया, मैंने उसको और पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कितने का, 7.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और दे दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस और देते ही उसके अंदर और काइनेटिक एनर्जी आई होगी, और वो और ज़्यादा उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो चेंज हुआ होगा, तो जो फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या रहा होगा वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो भाई पहले फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो रूट 150 बाय पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है फाइनल वाला,
यानी इनिशियली तो उसके पास था ही, प्लस मैंने कुछ दिया, ठीक है। तो इनिशियली उसके पास कितना था तो देख लेते हैं। देयरफॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी तो वो थी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज तो हमेशा 1e ही लेंगे आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो फिर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा तो 2.5 वोल्ट उसके पास पहले से था, और फिर मैंने कुछ ऐड ऑन कर दिया है। कितना ऐड ऑन कर दिया है भाई 7.5, अच्छा 7.5 और 2.5 10 हो जाता है शायद, 10 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल उसके पास। तो उठाओ और यहाँ रख दो बढ़िया से। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइनल वाली कितनी हो जाएगी √150/10 यानी √15 एंगस्ट्रॉम। अब आप इसका यार रूट निकालते रहो, 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा क्योंकि 4 से 16 होता है, 4 नहीं आएगा 3.9 कुछ आएगा, देख लो जो भी आता है। तो इस तरीके से डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगी। अच्छा कई बार रेशो से भी पूछते हैं ये लोग, देखते हैं टाइम क्या हो गया, नहीं तो मैं और क्वेश्चन कराऊँ क्योंकि हेजनबर्ग भी बताना है मुझे। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, बढ़िया से मेरा दिमाग में भी फिर से आया है एक और क्वेश्चन, है ना। कई बार रेशो भी पूछते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो क्या होगा भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशो क्या होगा, वो वाला एक कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर हेजनबर्ग पढ़ते हैं, फिर आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलो हो गया होगा ये, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। वो रुक गया मैं ब्लैक कलर से, ये वाला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही था ना। कैलकुलेट द रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओहो अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन ही देंगे, देखना अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, क्यों पता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के मास के बीच में और चार्ज के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो देखते हैं अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, व्हेन बोथ आर एक्सेलरेटेड विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा मैं यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस ले रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या है मेरा छोटा सा कैमरामैन परेशान करने आ गया फिर से, ऊपर वाला नहीं दिख रहा ना, ओहो ऊपर वाला नहीं दिख रहा है वहाँ का, हाँ तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है भाई, इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा पिछले वाले वीडियो में भी नहीं दिखा था क्या भाई, इसको भी नीचे कर लेते हैं, देख लो यार एक बार, देख लो एक बार, है ना। और इसके पहले वाले में भी नहीं दिखा था क्या, देखो इसको भी नीचे कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसके पहले वाले में भी नहीं दिखा था क्या, इसको भी नीचे कर लेते हैं फिर, ठीक है। और इसके पहले वाले में भी, तो इसको भी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और इसके पहले वाले में भी, तो इसको भी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले वाला भी चेक कर लो, इसको भी नीचे कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को इसके PDF नोट्स भी मिलेंगे, इसको भी देख लो, है ना। तो अब चलते हैं आगे। हियर सो कैलकुलेट द क्या था वो रेशो, ठीक है। डी ब्रॉगली का रेशो निकालो। अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, और दोनों को एक्सेलरेट कर दिया सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको और बढ़िया करने के लिए, इसमें नमक मिर्ची लगाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफर कर सकती हूँ, यानी इसको इससे किया, इतने वोल्ट से किया तो उसको इतने वोल्ट से किया। पोटेंशियल डिफरेंस में भी मैं आपको रिलेशन दे सकती हूँ, या फिर मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो पूछ सकती हूँ और डी ब्रॉगली का रेशो दे सकती हूँ। तो मैं इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन कर सकती हूँ। लाइव क्लास में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस उसके लिए बहुत अच्छे से आने चाहिए, पर ये याद रखना। तो करते हैं आगे फटाफट से। रेशो ऑफ डी ब्रॉगली बाई डी ब्रॉगली ऑफ अल्फा अपॉन डी ब्रॉगली ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m/ke, दिस शुड बी ऑफ अल्फा अपॉन h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m/ke, दिस शुड बी ऑफ प्रोटॉन। h पहली फुर्सत में कट जाएगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा अपॉन
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू रूट ओवर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ट्वाइस एम भी काट दोगे, नहीं गधों, एम अलग अलग होते हैं दोनों के, ठीक है। हाँ 2 काट सकते हो। तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देती हूँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, अपॉन मास ऑफ अल्फा। तो दिस शुड बी मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन दिस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए कट गया। अब आपको मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा का रिलेशन पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी रदरफोर्ड वाली वीडियो, ठीक है। रदरफोर्ड वाली वीडियो में मैंने ये बढ़िया बताया है, दोबारा नहीं बताने वाली हूँ। तो मास ऑफ प्रोटॉन को मैं मास ऑफ प्रोटॉन ही लिखूंगी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को मैं ई लिखूंगी, जबकि मास ऑफ अल्फा को मैं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगी और चार्ज ऑफ अल्फा को मैं 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखूंगी। ई और एम पी को मैं फटाफट काट दूंगी, ठीक है। जिससे क्या होने वाला है, जिससे मेरा आ जाएगा 1/√8, जिसको मैं 1/2√2 ठीक है, वो भी लिख सकती हूँ। तो डी ब्रॉगली का जो मेरा रेशो था वो 1/2√2 ऐसा कुछ आ चुका है। डी ब्रॉगली ऑफ अल्फा अपॉन डी ब्रॉगली ऑफ प्रोटॉन कम्स आउट टू बी 1/2/√2, समथिंग लाइक दिस। सो हियर वी गो। कितना टाइम हो गया छोटे कैमरामैन? नहीं चमकेगा इसको। 41 मिनट्स, ओके। तो कुछ समय बचा है, तो हेजनबर्ग भी पढ़ लेते हैं फटाफट, चलते हैं आगे। हेडिंग डालते हैं बढ़िया से, पेजेस हो गए ख़त्म, नए लेंगे, 3-4 ले लेंगे, पीछे जाएंगे, इधर आएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर हेडिंग डालते हैं हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अब जहाँ डी ब्रॉगली ने ये बता दिया, यार एक चीज़ रह गई ना डी ब्रॉगली में, एक चीज़ रह गई डी ब्रॉगली में। रुको 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 रुको, यहाँ वापस। वो याद है क्या मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं ये भी बताऊंगी कि कितनी वेव बनाता है? वो याद है तुमको? मैंने बताया था कि बोर ऐसे ऐसे बता रहे थे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, डी ब्रॉगली ने बताया कि ऐसे नहीं मूव करता है, तो ऐसे ऐसे मूव करता है, यानी वेव बनाकर मूव करता है। तो फिर बोले कितनी वेव बनाएगी, तो नंबर ऑफ वेव्स भी एक्चुअली कैलकुलेट की थी डी ब्रॉगली ने। वो नंबर ऑफ वेव्स तो यार भूल ही गए अपन बताना, यार अपन ने वेव लेंथ तो कैलकुलेट कर ली, नंबर ऑफ वेव्स नहीं कैलकुलेट की। तो ठीक है, नंबर ऑफ वेव भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ज़रा कैसे किया। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? फ्रॉम, इसमें लगता है सेकेंड बोर पोस्टुलेट, सेकेंड जो बोर का पोस्टुलेट है ना, कौन सा वाला बोर का पोस्टुलेट भाई? वही MVR वाला। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2π है ना, इसी को रीअरेंज किया है बस इन्होंने, 2π इधर लगा लिया। सो 2π इक्वल टू NH अपॉन MV। देखो जरा ये H अपॉन MV पहचान का दिखेगा। क्या होता है H अपॉन MV? क्या होता है H अपॉन MV? H अपॉन MV होता है भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, तो 2πr इक्वल टू n इंटू डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैं इसको कह सकती हूँ। अच्छा यहाँ पे 2πr क्या है? तो 2πr होता है सरकमफरेंस, 2πr होता है सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का सरकमफरेंस। और ये n क्या है यहाँ पे? तो n है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है, एंड नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स भी है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है और नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स भी है। यानी कि जिस नंबर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उतनी ही डी ब्रॉगली वेव वो बनाएगा। क्या कह रही हूँ? जिस नंबर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उतनी ही डी ब्रॉगली वेव बनाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो एक ही वेव बनाएगा, सेकंड में घूमेगा तो 2 वेव बनाएगा, थर्ड में घूमेगा तो 3 वेव बनाएगा। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ, यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ कॉन्टे में ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट। थर्ड बोर ऑर्बिट में कितना डी ब्रॉगली वेव बनाएगा वो?
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 2πr यानी जब थर्ड ऑर्बिट में वो चल रहा है तो n लैम्डा यानी 2πr यानी थर्ड ऑर्बिट का सर्कमफरेंस करते करते वो 3 डी ब्रॉगली वेव्स बनाएगा। कितनी वेव्स बनाएगा भाई? 3 डी ब्रॉगली वेव्स बनाएगा। इनफैक्ट हम इसको बना भी सकते हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से। ये कब बनी 3 वेव्स? तो ये बनी जब उसने थर्ड ऑर्बिट में वो घूमा, ठीक है। तो जिस ऑर्बिट में घूमेगा उतनी नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स वो वहाँ पर बनाएगा। तो इस तरह की चीज़ हमको बताई थी, किन्होंने हमको बताई थी? डी ब्रॉगली ने, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो रह गई थी। अब चलती हूँ आगे हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। बड़ी अच्छी कहानी थी इनकी भी। जब डी ब्रॉगली ने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन वेव बना करके रोटेट करेगा, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन बोर के हिसाब से ऐसे ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा था तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को पकड़ना बड़ा ही आसान था उस ऑर्बिट में। पर जब डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई वो वेव बना करके ट्रैवल करेगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अराउंड ऐसा ऐसा घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिख रही है। वो कभी ऑर्बिट से इतना अंदर, कभी ऑर्बिट से बाहर, कभी ऑर्बिट से अंदर, कभी ऑर्बिट से बाहर, ऐसी अलग अलग डिफरेंट पोजिशंस पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है, तो भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत यार ये मेरा कैमरा मैन इतना डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। जाओ यार, आप जाओ, मैं कर लूँगी बेटा। तो कहाँ थे हम? हाँ, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसके कारण क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो हेजनबर्ग ने ये कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल किसी भी छोटे पार्टिकल को, किसी भी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन बट कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर है, ठीक है, तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को आप एग्जैक्ट उसका पोजीशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आप एग्जैक्ट पोजीशन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आप वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि हाँ भाई दिस इज़ द काइंड ऑफ 3D स्पेस, ये इतना 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के यहाँ मिलने की, ठीक है। आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी दे सकते हो, आप उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हेजनबर्ग ने बताई। हेजनबर्ग के नाम में ही है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है भाई? कुछ फिक्स नहीं है हमारा, ठीक है। हम अनसर्टन हैं, हम अनसर्टन रहने वाले हैं अबाउट द पोजीशन, अबाउट द वेलोसिटी। तो इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि भाई वी कैन नॉट फाइंड आउट, फाइंड का स्पेलिंग the exact position and, ठीक है, we cannot find out the exact position and velocity of any microscopic particle। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप एग्जैक्ट वेलोसिटी और मास जो है या पोजीशन जो है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ हेजनबर्ग ने कही थी हमें, ठीक है। बात ये थी एक्चुअली, कॉन्सेप्ट ये था टोटल कि मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मुझे एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्ट वो पार्टिकल कहाँ पर है। तो जब मुझे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी चीज़ को पता करना है कि वो चीज़ कहाँ है, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको लाइट चाहिए होगा, आपको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होगा। जब तक आपको लाइट नहीं मिलेगा आप उसकी कोई पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो जब आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या चाहिए होगा? वहाँ पे फोटॉन्स चाहिए होंगे। अच्छा, अब वो फोटॉन्स आपको भी मिलेंगे और वो फोटॉन्स उस पार्टिकल को भी मिलेंगे। तो जैसे ही वो फोटॉन पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या करेगा? फोटॉन लेते ही, एनर्जी लेते ही, भाई उसके लिए तो वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी लेते ही क्या हो जाएगा? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, जहाँ वेलोसिटी बढ़ गई, जहाँ मोमेंटम बढ़ गया, वहाँ वो भाग गया,
भाग गया तो आप पोजीशन भी नहीं पता कर पाए। तो हुआ ये कि जब भी आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने जाओगे, एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पे, एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब है यहाँ पे x, ठीक है। तो एग्जैक्ट पोजीशन पता करने जाओगे, यानी पोजीशन का जो एरर है, पोजीशन को फाइंड आउट करने में जो एरर है उसे अगर आप मिनिमाइज करने जाओगे, पोजीशन को फाइंड आउट करने का एरर, उसको मैं बोलती हूँ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पर होता है एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को फाइंड आउट करने वाला एरर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा एक्स को मिनिमाइज करने जाओगे, डेल्टा एक्स को टेंड्स टू 0 करने जाओगे, तो आप एक्चुअली मोमेंटम में एरर इन्फिनिटी कर दोगे। मोमेंटम में एरर इन्फिनिटी कर दोगे यानी क्या, जैसे ही आपने एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, एग्जैक्ट देखने के लिए कि भाई पार्टिकल कहाँ है, जैसे ही आपने लाइट चलाई, जैसे ही आपने उसको लाइट दी, उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और भाग गया, यानी मोमेंटम इतना ज़्यादा वैल्यू से चेंज हो गया कि ना पोजिशन फाइंड आउट कर पाए ना मोमेंटम, ठीक है। तो आपने अगर एक चीज़ को एग्जैक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश की तो आपने दूसरी चीज़ में बहुत ही बड़ा एरर क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये वाली चीज़ वैसे ही वाइस वर्सा है यहाँ पर। अगर आप इसको अगर आप एग्जैक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, यानी अगर आप पार्टिकल को एक जगह पर बिठाने की कोशिश करोगे तो आपको उसको बिल्कुल भी फोटोन नहीं देना है, तो आप उसकी जो जगह है, ठीक है, जो उसकी क्या कहते हैं पोजीशन है, उसका फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ उन्होंने की, वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, इफ़ वी ट्राई टू मिनिमाइज, अगर हम मिनिमाइज करेंगे द एरर इन पोजीशन, अगर हम पोजीशन के एरर को मिनिमाइज करेंगे, देन एरर इन क्या है ये, मोमेंटम विल बी मैक्सिमाइज। तो मोमेंटम का जो एरर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कहानी थी। इसी को लेकर के, इसी की रिलेशन को लेकर के, इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने एक रिलेशन डिफाइन किया। इन्होंने ये कहा कि भाई हमेशा ऑलवेज जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट रहेगा, यानी एरर इन पोजीशन और एरर, हमेशा दोनों में एरर आएगी, हमेशा एवरी टाइम दोनों में एरर आएगी। पोजीशन भी एग्जैक्ट फाइंड नहीं होगी, मोमेंटम भी एग्जैक्ट फाइंड नहीं होगा, दोनों में एरर आएगी। और दोनों की एरर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π रहेगा। ये चीज़ इन्होंने बोली, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स क्या था, अभी बताया था भाई, डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स था एरर इन मेजरमेंट, किसके मेजरमेंट में, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन के मेजरमेंट में। डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी था m डेल्टा v विच इज़ एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और डेल्टा v क्या है यहाँ पर, तो भाई एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी के मेजरमेंट में एरर है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस इक्वेशन को मैं वन इक्वेशन दे देती हूँ। तो इक्वेशन 1 को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि भाई डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी को मैं लिख सकती हूँ m डेल्टा v विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π हमेशा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसको एक और इक्वेशन, इसको एक और तरीका है इसको लिखने का। ये जो डेल्टा पी है उसमें मैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लगा दूँ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन लगा दूँ तो एक और तरीके से इक्वेशन लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया एक इक्वेशन 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से एक और चीज़ कर सकते हैं। देखो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा टी, मैं उसको टाइम के एरर, टाइम मेजरमेंट ऑफ टाइम के एरर से मैं उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π लिख सकती हूँ, ठीक है। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी डी पी बाई डी टी, पता है आप लोगों को क्या होता है, डेल एफ होता है शायद, आई थिंक सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पता होगा। सो डेल्टा एफ डॉट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π हो जाएगा। एफ डॉट एक्स क्या होता है, वर्क डन को मैं यहाँ पे एनर्जी के मेजरमेंट का एरर भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको लिख सकती हूँ
डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। इस तरीके से भी हमको बहुत बार इक्वेशन दी जाती है, शायद दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं, ये वाली भी नीचे ले लेती हूँ, ठीक है, ये भी। तो इस तरीके से भी हमको कई बार क्वेश्चन दिया होता है, एनर्जी टाइम वाइम के चक्कर में दिया होता है। डेल्टा ई क्या है यहाँ पे, तो डेल्टा ई क्या होता है, तो भाई एरर होता है इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है, तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। लल्लू से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स निकालना होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होता है, और डेल्टा वी भी आपको दिया होता है। देखते हैं टाइम कितना बचा है, उस हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे। ऑलमोस्ट हो चला है टाइम, तो फटाफट 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एरर इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन if error in velocity दिया हुआ है is found out to be, कितना ले लूँ, ले लो भाई कितना भी, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरर इन वेलोसिटी दिया है, सो फटाफट से सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। सिंपल है, पोजीशन डेल्टा एक्स निकालना है, डॉट एम डेल्टा वी, एम इज़ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, वी दिया है डेल्टा वी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू h बाई 4 पाई, h इज़ 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 4, पाई इज़ 3.14, 6.6 को काट दिया, देखा कितनी चालाक हूँ मैं, 31 और 34, 35 होता है, 35 को 34 से काटा, 10 बच जाएगा, ठीक है। सो क्या बचेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 ले लो इसको, ठीक है। देख लेना क्या आता है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, मीटर में आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे डिफ़िकल्ट या दिमाग लगाने वाले नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, अगर ज़्यादा ही आपको कुछ घुमा फिरा के पूछेगा तो एनर्जी टाइम वाला पूछ लेगा, तो एनर्जी टाइम वाला तो मैंने डिराइव कर ही दिया है, ठीक है। तो दिस वाज द हेजनबर्ग प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली हेजनबर्ग ख़त्म किया। अब फटाफट से अगले वीडियो में क्वांटम नंबर्स के बाद स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और फिर हो जाएगा हमारा चैप्टर ओवर, ठीक है। सो हियर फिर हम एटॉमिक की सीरीज़ को ख़त्म करेंगे और पीरियोडिक टेबल की सीरीज़ को शुरू करेंगे। तो फटाफट देखते रहें, अच्छे से सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और मोटिवेशनल वीडियोस की भी बिल्कुल मोटिवेशनल सीरीज़ की भी वीडियोस देखें, और अगर आपको लगता है कुछ सजेशन तो बिल्कुल सजेस्ट करें, ठीक है। आपके सारे पॉजिटिव सजेशंस, नेगेटिव सजेशंस और ऑल आर वेलकम। और बस, थैंक you so much for watching my video and for liking it and for subscribing my channel. Thank you.